जब भी भारत की सफलता की कहानी लिखी जाएगी, एक नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने व्यापार को सेवा में बदला, मुनाफे को परमार्थ में और उद्योग को इंसानियत में ढाल दिया। हम बात कर रहे हैं रतन नवल टाटा की। भले ही रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे हों, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उनका सफर आसान नहीं था। आइए इस वीडियो में जानते हैं उनके इसी सफर के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि भारत के उन हस्तियों के बारे में आप जान सके जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वो अपने माता पिता के बड़े बेटे थे। जब रतन सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। उन्हें उनकी दादी ने पाला। रतन टाटा ने मुंबई के कैंपियन स्कूल और शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से पढ़ाई की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वह अमेरिका चले गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री ली और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। कॉर्नेल में पढ़ाई के दौरान वे अमेरिका में वेटर का काम भी करते थे। 1962 में रतन टाटा ने अपने कार्य की शुरुआत की, लेकिन जब वे टाटा ग्रुप से जुड़े तो सबकी उम्मीदों से परे उन्होंने कंपनी का मैनेजमेंट नहीं चुना, बल्कि एक साधारण कर्मचारी के तौर पर कार्य की शुरुआत की। उनका मानना था कि ग्राउंड लेवल पर चल रहे कार्यों का संचालन जब तक पता न चले उन्हें मैनेज करना आसान नहीं होता है। इसलिए उन्होंने फर्नेस के पास खड़े होकर के पसीना बहाया ताकि वो ग्राउंड रियलिटी को समझ सके। उन्होंने वहां काम कर रहे मजदूरों के साथ समय बिताया ताकि काम के दौरान होने वाली परेशानियों को समझा जा सके। लेकिन इसके विपरीत टाटा इंडस्ट्री के कई आलाकमानों को लगता था कि रतन टाटा के अंदर वो सोच नहीं है जो इस बड़े साम्राज्य को चला पाए। लेकिन रतन टाटा का ध्येय बिल्कुल साफ था। वो सारी कार्यप्रणाली समझना चाहते थे। उन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पदभार संभालने के पहले टीसीएस और एयर इंडिया में भी अपनी सेवाएं दी। जब 1991 में उन्हें JRD टाटा की जगह चेयरमैन बनाया गया, तो पूरे ग्रुप में उथल-पुथल थी। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका विरोध किया, लेकिन रतन टाटा ने पीछे न हटने का निर्णय लिया। उन्होंने 300 से अधिक कंपनियों के इस साम्राज्य को छोटे, केंद्रित और मुनाफा देने वाले ग्रुप में बदला। टेक्नोलॉजी, गुणवत्ता और इनोवेशन को केंद्र में लाया और युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया। रतन टाटा के नेतृत्व में साल 2000 में टाटा टी ने टेटली को $407 मिलियन में खरीदा। भारत के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी भारतीय कंपनी ने विदेशी FMCG ब्रांड को खरीदा हो। उन्होंने टाटा ग्रुप को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया। इसके बाद 2007 में टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को $12 बिलियन में खरीदा। ये उस समय की सबसे बड़ी इंडियन एक्विजिशन थी। 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड से JLR को खरीदा। उस समय JLR घाटे में थी। रतन टाटा ने इसे मुनाफे में बदलकर इतिहास रच दिया। एक भारतीय कंपनी का ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड्स को खरीदना कोई साधारण बात नहीं थी। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये था भारत का सिर गर्व से ऊंचा करना। रतन टाटा ने सबसे पहले टाटा मोटर्स को नए स्तर पर पहुंचाया। उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। हालांकि टाटा इंडिका को शुरुआत में असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और नई रणनीति से इंडिका को दोबारा मार्केट में उतरा गया। इस बार इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में क्रांति आ गई और अगले साल टाटा इंडिका को बेस्ट सेलर कार का खिताब मिला। एक बार रतन टाटा ने एक आदमी को स्कूटर पर पत्नी और 2 बच्चों के साथ देखा, तो उन्हें समझ में आया कि लोगों के लिए जीवन कितना संघर्ष से भरा है। ऐसे में उन्होंने कई बार खुद से सवाल किए कि क्या टाटा इंडस्ट्री का मोटिव समृद्ध लोगों के लिए ही प्रोडक्ट बनाना है। और इसी सोच के साथ उन्होंने उस मिडिल क्लास परिवार के लिए एक सुरक्षित और सस्ती कार का सपना देखा। ऐसे में जन्म हुआ टाटा नैनो का, जिसे आम आदमी की कार भी कहा जाता है। 2008 में नैनो लॉन्च हुई। हालांकि
मार्केटिंग और ब्रांडिंग में चूक के कारण नैनो सफल नहीं हो पाई। भले ही नैनो असफल हुई हो, लेकिन टाटा की वो सोच अमर हो गई जो उन्होंने आम जनता के लिए सोचा था। यह दिखाता है कि रतन टाटा मुनाफे के पीछे नहीं भागते, वह लोगों के लिए सोचते हैं। 2008 के मुंबई आतंकी हमले में टाटा इंडस्ट्रीज का मशहूर ताज होटल आतंकवादियों का मुख्य निशाना बना। रतन टाटा खुद बिना सिक्योरिटी के होटल पहुंचे, कर्मचारियों से मिले, पीड़ितों के परिवारों को व्यक्तिगत सहायता दी। वो सीईओ नहीं, एक परिवार के मुखिया की तरह खड़े थे। रतन टाटा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आम लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं का निवारण करना चाहते थे, ऐसे में रतन टाटा ने टाटा ट्रस्ट्स के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और स्टार्टअप्स को हमेशा सहयोग किया। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से कैंसर हॉस्पिटल्स, स्कॉलरशिप्स, ग्रामीण रोजगार योजनाएं, स्टार्टअप्स जिसमें ओला, पेटीएम, अर्बन लैडर में भी टाटा का निवेश है। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप का 66% मुनाफा दान में जाता था। ये दुनिया में सबसे ज्यादा सामाजिक कार्यों पर दिए जाने वाली राशि मानी जाती है। उन्होंने अपने जीवन में नई नई चीजें सीखते रहते थे। 2005 में उन्होंने वॉर्विक यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति लाना था। 2008 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री ली। 2008 में ही उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से डॉक्टर ऑफ साइंस की पदवी हासिल की, जिसका मकसद इंजीनियरिंग में योगदान था। 2010 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस किया, जिसका उद्देश्य तकनीकी और औद्योगिक विकास था। 2011 में उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर किया, जिसका उद्देश्य सामाजिक कार्यों से जुड़ना था, और 2015 में उन्होंने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ बिजनेस प्रैक्टिस की, जिसका उद्देश्य एथिकल बिजनेस लीडरशिप था। और उन्हीं सब डिग्री के आधार पर रतन टाटा न केवल एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बन पाए, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी उनका योगदान अच्छा खासा रहा। रतन टाटा को भारत सरकार ने साल 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा 2006 में उन्हें महाराष्ट्र भूषण और 2021 में असम वैभव से भी सम्मानित किया गया। उन्हें कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले, जो उनके कार्य के लिए अलग अलग देशों द्वारा दिए गए थे। 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। रतन टाटा का निधन उम्र से संबंधित बीमारियों से हुआ। उनका जाना पूरे देश के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। 10 अक्टूबर 2024 को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि समाज के प्रति उदार होना जरूरी है। साथ ही नेतृत्व का मतलब ताकत नहीं, सेवा होता है। अगर आपको रतन टाटा की यह कहानी अच्छी और प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको भारत के ऐसे ही रत्नों की कहानी मिलती रहे, जिन्होंने भारत का नाम दुनिया भर में मशहूर किया है।